जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। आज से हम जीके जीएस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी ये सीरीज, और आप अगर कंपटीशन के एग्जाम देते हैं किसी भी तरीके के, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल हो सकती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति का मतलब एकदम सिंपल बात, जैसे कि आप सभी को पहले से ही 3-4 चीजें पता हैं कि जो पृथ्वी है वो एकदम गोल है, और जो सूरज है सूरज के चक्कर लगाती रहती है। जब वो चक्कर लगाती है तो जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती है वहां पर दिन होता है, और जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर रात हो जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है तो यहां पर दिन होगा, और यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? रात होगी यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि एक स्थिर दूरी पर हमेशा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती रहती है। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? ये नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज ने ये कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, और भी बहुत सारी बातें कही थी आर्य समाज ने। जैसे कि कहा था कि कोई भी व्यक्ति शूद्र नहीं है, कोई भी व्यक्ति वैश्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है, सब लोग एक समान हैं और भारत के अंदर जो कि पर्टिकुलर स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं। और उन्होंने साथ में कहा था कि महिलाओं के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। आप जो कि देख सकते हैं आर्य समाज जो हमारे पास है उसका ये फ्लैग होता है, ये उसका लोगो है। आप देखते होंगे कितनी सारी जगह ये लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा शहर किसने बसाया था? अब जैसे ही मैंने आगरा शहर की बात करी तो आप लोगों के मन में आया होगा कि अकबर ने बसाया था, जबकि ये गलत है आंसर, बिल्कुल गलत। जो आगरा शहर था वो आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। किसने बताया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने बसाया था। 1504 में बसाया था। 1504 का मतलब कि भाई हमारे पास 1504 में सिकंदर लोधी ने बसाया था इसको। अब आप देख सकते हैं सिकंदर लोधी की एक इमेज भी है हमारे पास, ये सिकंदर लोधी है और उनका ये मकबरा है। यहां पर सिकंदर लोधी ज्यादातर रहा करते थे, तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई आगरा को किसने, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अकबर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो अकबर ने बसाया होगा, ऐसा नहीं है, सिकंदर लोधी ने बसाया था इसको, आगरा को। उसके अलावा पूछा जाता है गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के रूप में सबसे पहले किसने संबोधन दिया था, किसने कहा था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो शो के दौरान सिंगापुर में, जो कि एक रेडियो शो था उनका, मतलब वहां पर बातचीत के दौरान में जो कि राष्ट्रीय पिता के रूप में संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जून 1944 में ये पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के तौर पर गांधी जी को संबोधित किया था। आप इमेज देख सकते हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जो कि यहाँ पर है, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहली बार 4 जून 1944, कोई भूलिएगा मत, कॉपी किताब आप लेके बैठिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और देख सकते हैं कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था, जो कि राष्ट्रीय पिता के रूप में संबोधित किया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था। अब बात आती है कि गोलमेज सम्मेलन है क्या और क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन था? तो दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन है, सबसे पहली बात, गोलमेज सम्मेलन इसलिए किया गया था क्योंकि भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि 400 से अधिक लोग जो कि मारे गए थे, और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो वहां से ब्रिटिश को और
भारत के अंदर और भी बहुत सारे काम चल रहे थे, जैसे कि नमक सत्याग्रह और भी बहुत सारी चीजें जो कि चल रही थी, धीरे धीरे प्लानिंग चल रही थी, सारी चीजें धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रही थी। तो ब्रिटिश को यह बात क्लियर थी कि अब वो बहुत लंबे समय तक भारत के ऊपर शासन नहीं कर सकते। जब उनको ये बात लगने लगी तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किया। गोलमेज सम्मेलन जब किया बट ये विफल रहा, लंदन में हुआ, ये बिल्कुल विफल रहा। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन कि 85% जो मुख्य नेता थे भारत के, वो सब जेल के अंदर बंद थे। अब आप खुद सोच सकते हो, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सारे जेल के अंदर बंद हैं। तो मात्र 15-16% ही बाहर थे। तो कौन डिसीजन लेगा इतना बड़ा डिसीजन कि कौन कौन से अधिकार कैसे होने चाहिए? तो ये बिल्कुल विफल रहा। ये जो कि गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया जाना था, पर ये 19 जनवरी 1931 में समाप्त हुआ। बट इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला और ये लंदन में किया गया। उसके बाद दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को दोस्तों कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब जो कि सरदार पटेल भारत के प्रथम केंद्र गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखे जाते हैं दोस्तों। अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मतलब, सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारत के अंदर जितने भी रजवाड़े हैं उन सभी को भारत के अंदर मिलाना, ये एक सबसे प्रथम काम था और इन्होंने बाखूबी निभाया भी। उसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद की रणनीति को अपनाकर ऐसा कहा कि सारे रजवाड़ों को मिलाया, जबकि जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ जूनागढ़ और भी एक दो रजवाड़े थे, उनको मिलाने में बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा। बट सारी दिक्कतों को शॉर्ट आउट करते हुए ऐसा कहा गया, मिलाया गया, जो कि इनको सरदार पटेल ने, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर आप देखते हो, गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख सकते हैं, वहां पर भी बना हुआ है। अब पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था और उसके साथ साथ कहा जाता है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा नाम गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम जो था करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम जो कि पुतलीबाई था। जो आप देख सकते हैं, पुतलीबाई उनकी माताजी का नाम था और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। और उसके साथ साथ जो कि हमारे पास गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप तीनों नाम देख सकते हैं। पूछ सकता है कि गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम सिंपली एकदम आंसर दे देना है सेकंडों के अंदर। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना दोस्तों हर 10 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्ष के बाद। तो इसमें से कौन सा सही है? ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हर 10 वर्ष के बाद हमारे पास क्या होती है दोस्तों? जनगणना होती है। अब जनगणना ब्रिटिश के शासनकाल से शुरू हुई। जो ब्रिटिश भारत था उस समय से भारत के अंदर जनगणना होनी शुरू हो गई थी। उसका रीजन ये था कि भारत इतना बड़ा देश था, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे, तो रणनीतियां जो बनाई जा सके, जो नीतियां भारत के लिए बनाई जानी है, उसके लिए आसानी हो सके और जो कि रणनीतियां आराम से बनाई जा सके, इसके लिए पहली बार जनगणना हुई थी। तो वहीं से जनगणना को लिया गया और जो कि आज तक जनगणना होती रहती है। इस बार 2021 में अब जनगणना होने वाली है। वो बात अलग है कि इस बार पहली बार डिजिटल जनगणना होगी पूरी तरीके से। तो जनगणना इसलिए होती है कि ताकि पूरी जनसंख्या का हमें पता चल सके। पता चलने के बाद हम नीतियां बनाने वाले हैं, तो उन नीतियों को पूरी तरीके से हम देख सके कि कितने लोग हैं, उसके आधार पर ही हम नीतियां बनाकर अच्छी तरीके से लागू कर सके उनको। तो इसलिए जो कि जनगणना एक देश के अंतर्गत करवाई जाती है। उसके साथ साथ पूछा जा सकता है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये
जल विद्युत से संबंधित है। देखिए सागर है, वहां एक डैम बना रखा है, तो जब वो डैम बना रखा है तो वहां से क्या होता है कि बहुत तेजी से पानी आता है, देख सकते हैं आप पानी आता है, तो यहां पर जो कि पानी आता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है और जिस विद्युत ऊर्जा का हम लोग यूज कर पाते हैं, तो कहा जाता है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और उसके साथ साथ इसको पोर जलाशय के नाम से, पोंग जलाशय के नाम से या पोंग बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके का है कुछ वहां पर नजारा। और यहां से जो पानी निकलता है उससे विद्युत ऊर्जा जो कि उत्पादित होती है और इसका हम जो कि विद्युत का भी बाद में जो कि आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, मतलब जो पृथ्वी है और जो सूरज है उससे सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो कब होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है, सबसे ज्यादा जो कि दूरी होती है किसकी, पृथ्वी की और सूरज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है, ये सबसे ज्यादा जो कि दूरी होती है यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये दूरी मतलब हमेशा कब होती है, हमेशा से ही 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी देखी जाती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।